दोस्तों, हमारे देश में 28 राज्य हैं और सभी राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। इसके अलावा हर 5 साल पर पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव और समय समय पर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी जैसे लोकल बॉडी चुनाव होते रहते हैं। अब चुनाव होने पर नई नई सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन एक चीज जो चुनाव में कभी नहीं बदलती वो है आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आपने बहुत बार गौर किया होगा कि जब भी चुनाव होते हैं तो हमें यह सुनने को मिलता है कि आचार संहिता लागू हो चुकी है, अब आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। चुनाव के दौरान आचार संहिता के चलते हमें अपने आसपास कई सारे नियम लागू होते हुए दिखाई देते हैं, पर सवाल ये उठता है कि यह आचार संहिता आखिर है क्या, क्यों इसे लागू किया जाता है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव के दौरान आचार संहिता का इतना ज्यादा महत्व क्यों है। ये सब कुछ हम आज बहुत सरल भाषा में आपको बताने वाले हैं। साथ ही सच्चाई से भी हम आपको रूबरू कराएंगे कि धरातल पर इन नियमों की किस तरह खुलकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आचार संहिता नियमों का एक ऐसा सेट है जिसे भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव के दौरान लागू किया जाता है। ये नियम मुख्य रूप से राजनीतिक दलों और चुनावी उम्मीदवारों के लिए होते हैं और ईसी के द्वारा इन नियमों को बनाने के पीछे का मकसद भारत में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि इलेक्शन कमीशन भारत की एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका काम देश में सभी तरह के चुनावों की जिम्मेदारी उठाना है। ईसी ही ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव के दौरान किस प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो और लोगों द्वारा उनके प्रतिनिधि को चुनने का काम पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से कराया जाए। समय में पीछे जाकर देखें तो पता चलता है कि आचार संहिता का इतिहास तकरीबन 60 साल पुराना है। यानी ये नियम देश के आजाद होने के तुरंत बाद ही नहीं बनाए गए थे। दरअसल इतिहास में आचार संहिता का सबसे पहला संदर्भ 1960 के दौरान केरल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलता है। यह पहली बार था जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के लिए इस तरह के नियमों को प्रस्तुत किया था। इसके बाद ये नियम देश में सभी तरह के चुनाव का हिस्सा बन गए और जैसे ही चुनाव आते हैं तो क्षेत्र में आचार संहिता लागू कर दिया जाता है। लेकिन उस समय राजनीतिक पार्टियां और पद के उम्मीदवार इन नियमों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते और ये नियम बस नाम के लिए लागू किए जाते हैं। इस चीज को देखते हुए साल 1991 में ईसी ने नियमों के अंदर कुछ जरूरी बदलाव किए और आचार संहिता को पहले से ज्यादा सख्ती के साथ लागू किया जाने लगा। इस तरह ये नियम भारत के चुनावों का और भी ज्यादा अहम हिस्सा बन गया, जिसे आज हर प्रदेश में लागू किया जाता है। दोस्तों, आचार संहिता के अंदर कई सारे अलग अलग नियम आते हैं जिन्हें हर एक राजनीतिक पार्टी और उनके उम्मीदवारों को मानना पड़ता है। अगर कोई उम्मीदवार किसी नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो ऐसे में चुनाव आयोग उसके टिकट को रद्द भी कर सकता है। अब आचार संहिता के अंतर्गत आने वाले नियम क्या हैं, चलिए इनके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उम्मीदवार जाति व धर्म जैसी चीजों को आधार बनाकर वोट नहीं मांग सकता। आपने देखा होगा चुनाव में मंदिर, मस्जिदों और गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थलों का उपयोग कभी भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाता है। इसका कारण यही है कि आचार संहिता के अनुसार उम्मीदवार वोट मांगने के लिए जाति और धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि इस नियम का कितना पालन होता है और राजनीतिक दल किस तरह खुलेआम धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगते हैं, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। आचार संहिता का दूसरा नियम कहता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या चुनाव का उम्मीदवार किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से अलग अलग जातियों या विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच तनाव का माहौल पैदा हो। मगर आज के समाज की कड़वी सच्चाई यही है कि बिना दंगा कराए भारत में कोई भी पार्टी इलेक्शन नहीं जीतती है। आचार संहिता के अनुसार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उम्मीदवार अपने विपक्षी दलों और विपक्षी उम्मीदवारों की नीतियों और उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों की तो आलोचना कर सकता है। नियमों के अनुसार निष्पक्ष चुनाव होने के लिए सभी को ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही ये नियम भी है कि कोई उम्मीदवार किसी दूसरे उम्मीदवार की निजी जिंदगी को टारगेट नहीं कर सकता। मगर दुर्भाग्य से हमारे नेता इस नियम को भी अपने जूते की नोक पर ही रखते हैं, क्योंकि सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपने भाषणों में दूसरे विपक्षी नेताओं की निजी जिंदगी और उनके परिवार आदि का खुलकर विरोध करते हुए, उन पर वार करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अपने भाषण में जब तक ये अपने विपक्षी नेता के परिवार और उसकी निजी जिंदगी को ना घसीट लें तब तक इन्हें चैन नहीं मिलता।
सकता। इसके अलावा मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें वोट देने के लिए डराना व धमकाना, पोलिंग बूथ की 100 मीटर परिधि में चुनाव प्रचार करना, चुनाव खत्म होने के 48 घंटे के अंदर पब्लिक मीटिंग का आयोजन करना और यहां तक कि वोटर्स को पोलिंग बूथ पर लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करना भी आचार संहिता के उल्लंघन में आता है। हालांकि ये सारी चीजें आज के समय में आम हो चुकी हैं। शायद ही कोई पार्टी या उम्मीदवार ऐसा होगा जो चुनाव जीतने के लिए ये सब ना करता हो। नियम तो यहां तक है कि कोई भी उम्मीदवार किसी के घर या दुकान आदि की दीवार पर बिना मकान मालिक की परमिशन के बैनर या लाउड स्पीकर जैसी चीजें तक नहीं लगा सकता। लाउड स्पीकर तो चलिए फिर भी समझ आता है, लेकिन आज के टाइम में कौन ऐसा उम्मीदवार होगा जो घर घर जाकर अपने बैनर या पोस्टर्स लगाने के लिए परमिशन लेता हो। चिराग लेकर ढूंढोगे तब भी ऐसा कोई नहीं मिलेगा। वैसे इन सब के अलावा आचार संहिता के कुछ नियम ऐसे भी हैं जिन्हें आमतौर पर सभी पार्टियां और उम्मीदवार फॉलो करते हैं, जैसे अपने विपक्षी उम्मीदवार की चुनावी रैली में किसी प्रकार की बाधा न डालना, दूसरे उम्मीदवारों की रैली में अपने प्रचार पर्चे न बांटना, पब्लिक मीटिंग करने से पहले प्रशासन की मंजूरी लेना ताकि यातायात वगैरह बाधित ना हो। अगर कोई जुलूस या रैली निकालनी है तो उसके बारे में पहले पुलिस को बताना कि रैली कहां से शुरू होकर कहां तक जाएगी और रैली किस समय निकलेगी, साथ ही उसमें किस तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। ये आचार संहिता के कुछ ऐसे गिने चुने नियम हैं जिन्हें आम तौर पर सभी उम्मीदवारों के द्वारा फॉलो किया जाता है। हालांकि नियमों की ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इसके अलावा भी आचार संहिता के बहुत सारे नियम आते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार से हैं। सबसे पहला तो चुनाव के दिन मतदाताओं को जो लोग पर्ची दी जाए वो प्लेन कागज पर होनी चाहिए, यानी उस पर किसी पार्टी या उम्मीदवार के नाम या लोगो छपा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ये चीज भी सभी पार्टियों और उनके उम्मीदवार को सुनिश्चित करनी होती है। इसके अलावा उम्मीदवार पोलिंग डे यानी कि मतदान के 24 घंटे पहले लोगों को शराब या चिकन आदि किसी भी तरह की कोई चीज नहीं बांट सकते। इस तरह के सभी कार्यक्रम वोटिंग स्टार्ट होने के 24 घंटे पहले ही बंद हो जाने चाहिए। रूलिंग पार्टी अपने चुनाव प्रचार या चुनावी दौरों के लिए सरकारी कर्मचारियों, सरकारी वाहनों व भवनों आदि का प्रयोग नहीं कर सकती। ये चीज विपक्षी दल पर भी इसी तरह लागू होती है। पब्लिक प्लेस और पब्लिक प्रॉपर्टी के चुनाव में इस्तेमाल किए जाने पर जितना अधिकार रूलिंग पार्टी का होगा उतना ही विपक्षी दल का भी होगा। दोनों पार्टियों के साथ इन सब चीजों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक नियम ये भी कहता है कि कोई भी राजनीतिक दल न्यूज़पेपर या मास मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार कराने के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल नहीं करता है। साथ ही चुनाव के दौरान गवर्नमेंट मास मीडिया यानी कि सरकारी जन माध्यमों का यूज सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए नहीं करेगी। इन सब चीजों के अलावा इलेक्शन कमीशन जब चुनाव की डेट अनाउंस कर दे उसके बाद किसी भी सरकार की नई योजना जैसे बिजली, पानी, हॉस्पिटल और स्कूल आदि बनाने की घोषणा नहीं की जा सकती। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि आचार संहिता को एक नेक मकसद से बनाया गया था ताकि देश में निष्पक्ष चुनाव हो सके और लोग अपना प्रतिनिधि पूरी ईमानदारी के साथ चुन सके। लेकिन आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि इस वीडियो में हमने आपको आचार संहिता के जितने भी नियम बताए, आजकल के राजनीतिक दल और चुनाव उम्मीदवार इनमें से कितने नियमों का पालन करते हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर इलेक्शन कमीशन कितने नेताओं के खिलाफ एक्शन लेता है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।